भैया नमस्कार। नमस्कार। हमारे संग है नौहजील के किसान मास्टर छेदालाल पाठक जी। आप शिक्षक रहे हैं और अब बड़े किसान हैं। पाठक जी, वर्तमान में जो कृषि की स्थिति है आपके इलाके में, अगर हम बात करें तो आपको कृषि के क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है? कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जो है वो आवारा पशु हैं। जी। चाहे वो गाय हों, चाहे वो सांड हों, चाहे वो बरेली सूअर हों, चाहे नील गाय हों, चाहे हिरन हों, जी। चाहे जंगली सूअर हों, ये सारे के सारे खेती के दुश्मन शत्रु हैं। सब खेती के शत्रु हैं। और पूरी रात इतनी ठंड हो चाहे बरसात हो, किसान खेतों पर ही पड़ा रहता है पूरी रात। जी। कई किसानों की ठंड के कारण मौत भी होती है। जी। और अगर किसान खेत पे ठंड से मर जाता है तो गवर्नमेंट की ओर से कोई नहीं पूछता है। ये तो फर्जी दिखावा है कि किसान के इतने का बीमा हो जाता है, कितना मिल जाता है। कितने पहाड़ तोड़ने पड़ते हैं जब किसी एक को मिलता है बीमा भी। वो जो अच्छा कलाकार है उससे जानकारी होगी जब नहीं, हर किसी को मिलता हर नहीं किसी को है। नाम है वो। और ये फूलों की खेती के लिए ये कह रहे हैं कि हम अनुदान देते हैं। अनुदान देते हैं, जो खेती करता है वो अनुदान के लिए इनके पीछे भागता है, तो इतना अनुदान मिलता है उसे, उतना तो वो खर्च हो जाता है उसका। किराए भाड़े में किराए भाड़ी में खर्च हो जाता है। और अधिकारियों को खुशामद बरामद करो, वो अलग है। मोदी जी वास्तव में जिस चीज़ को चाहते हैं कि डायरेक्ट किसानों को फ़ायदा हो, वो अभी बीज का सिस्टम जो है वो नहीं होने देता है। जी। अब खेती में देखिए, हम अपने गेहूं की खेती करते हैं, खाद भी लगाते हैं, पानी भी लगाते हैं, रखवाली भी करते हैं, इसके बावजूद भी गाय खा जाती है, तो किसान के हाथ कुछ नहीं रहता। पाठक जी, कृषि में एनिमल एनर्जी का यूज यानी कि पशुओं का हल बैल में, रहट में, इन सब चीज़ों में प्रयोग बंद होने से जो समस्या, वर्तमान जो समस्या है उसका मुख्य जो कारण है वो ये है कि कृषि में पशुओं का प्रयोग बंद हुआ है मशीनीकरण के चलते। बिल्कुल सही है। गाँवधन की जो बात आपने कही है, सबसे ज़्यादा आप किसी भी गांव में चले जाए, टोल के टोल हाँ, अगर 100 हैं तो 100 में 99 नर हैं। गाय 2 होंगी, 4 हाँ, होंगी, हाँ, लेकिन ज़्यादा संख्या नरों की है। अब चूंकि नर बहुतायत में है और नर ही नुकसान का कारण है, सांड है लड़ेंगे तो झुरकट बिल्कुल वो कर देते हैं। आपके हिसाब से क्या समाधान हो सकता है इनका? नहीं, इसका समाधान तो एक ही हो सकता है कि देखो कितने बड़े क्षेत्रों में सफारी बना रखी है जी। ये लॉन सफारी है, ये एलिफेंट सफारी है, ये डियर सफारी है, कितनी सफारियाँ, कई हजार एकड़ जमीन घेर रखी है। बिल्कुल। और उनकी बाउंड्री करा रखी है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट के लिए कोई संभव नहीं है। अगर सांड सफारी और काव सफारी भी ये बना दें तो इतने बड़े जंगलों में ये अपने आप चरते रहेंगे। बिल्कुल। और वहाँ तालाब रहेंगे पानी के पीने के लिए, जैसे शेरों के लिए होते हैं, बनाते हैं, हाथियों के लिए होते हैं, कोई इन्हें पानी पिलाने थोड़ी जाता है उन्हें। बिल्कुल। तो वो भी पानी पीते रहेंगे। तो इनके लिए सफारी बनाई जाए बड़ी बड़ी, और उनमें इनको छोड़ दिया जाए। अब लॉन सफारी, ये मंकी सफारी बनाने के सोच रहे हैं। जब मंकी तो ऐसा है कि सफारी बना दो, कुछ बना दो, कहीं रुकेगा ही नहीं। लेकिन गवर्नमेंट सोच रही है उछल कूद करके उछल कूद निकल जाएगा। फिर भी उसमें पैसा खर्च करने की सोच रही है कि मंकी सफारी बना दें। क्यों सोच रही है कि शहरों में ही सारे राजनीतिक नेता रहते हैं, शहरों में ही वकील और एजुकेटेड आदमी रहते हैं जो गवर्नमेंट को हर समय उँगलियाँ करते रहते हैं। तो उनकी सुविधा देख करके जो मंकी सफारी बना रहे हैं। लेकिन काव सफारी क्यों नहीं बनाते हैं? काव सफारी अगर बना दी जाए। कृषि में परिवर्तन की बात करें हम तो खेती में तमाम नई किस्में आई हैं। आपने सुनहरा 64 और निर्मा रिजू का दौर भी देखा होगा, जब रिश्तेदार के आने पर गेहूं की रोटियां बनती थी, और आज आपको बड़ी कल झंडेदार वैरायटियां मिल रही हैं। तो ये जो परिवर्तन है, वैज्ञानिकों की भूमिका जो रही है किसानों के लिए, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अगर इस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ होता, नई वैरायटियाँ नहीं आती और इतना प्रोडक्शन नहीं होता, तो आज पूरा हिंदुस्तान भूखा मर जाता जी। उस ज़माने में जब 2-4 ही वैरायटी थी, देसी गेहूँ पैदा होता था, तो गेहूँ पैदा इतना नहीं था कि खाने के लायक पैदा हो जाए जी। और विदेशों से मंगाना पड़ता था। हम देखता ऑस्ट्रेलियन गेहूँ आता था और उसका आटा इस तरह से खिंचा रहता था कि रोटी बनाने के लिए वो आटा तोड़ना भी बहुत कैड़ा पड़ जाता था। अब ये नई वैरायटियाँ आ रही हैं तो ये प्रोडक्शन दे रही हैं बहुत हाई फाई। एकड़ के हिसाब से देखें तो 60 मन कह लो या कुंटल कितने बन गए भाई? 60 में जवाहर है जी। कुंटल 24 कुंटल है। हाँ, तो 24 और 25 कुंटल तक हो रहा है एकड़ में। पहले कहाँ होता था? बिल्कुल। और इसी कारण से विदेशों से गेहूँ मंगाना पड़ता था। आज तो हम गेहूँ निर्यात करने की स्थिति में हैं और निर्यात कर रहे हैं इन वैरायटियों की वजह से। हालांकि इससे लिए स्वास्थ्य के लिए बड़ा हानिकारक है। इनमें इतनी
दवाइयाँ लगती हैं, फर्टिलाइजर इतने लगते हैं कि उससे न तो चारा खा करके पशु दूध पे रह पाता है इतना, और पशुओं का जो वंध्याकरण हो रहा है धीरे धीरे, भैंस जो है वो गाय जो है वो दोबारा से गावन नहीं होती। एबॉर्शन और उसका कारण ही ये है गर्भाधान से जुड़ी हुई समस्या कि ये पैदा रही है। कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव और ये फर्टिलाइजर्स जो है वो जहरीला बना देते हैं तिनके को, जी और उसके खाने से पशुओं को हानि होती है और मनुष्यों को जो नाना प्रकार के रोग बन रहे हैं, ये कैंसर हो गया है, ये वो हो गया है, वो हो गया, दुनिया भर तरह तरह के रोग हो रहे हैं, वो बीमारियां भी इन्हीं की खादों की वजह से हो रही है। जब तक इन पर रोक न रखे और नेचुरल खाद न बनाई जाए तो उससे जो पैदा ली जाए, हालांकि पहले तो कुछ पैदा कम होगी लेकिन बाद में अपने ढर्रे पर आ जाएगी और उससे ही स्वास्थ्य का सुधार हो सकता है। बैलेंस फर्टिलाइजर जरूरी है, रासायनिक खाद भी डालें लेकिन बाकी संग में कार्बनिक खादों को भी जरूरी है। प्रयोग करना चाहिए। किसान की माली हालत की हम बात करें, बहुत से इलाके में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तमाम मशीनें हैं, चाहे वो खेत के समतलीकरण की बात हो, एक अब पहले काऊ दौर में ये हो करोगे किसान अपनी ज़मीन की जुताई ना कर पावे, पड़ोसी के हर बैल मांगते डोले, अब 10 मिनट में खेत की जुताई हो जाए, कंप्यूटर पे माजो लग जाए, सिंचाई, मतलब तमाम तकनीकी आई हैं। बाकी बात, एक दौर में किसान भुखमरी के कारण मरोक रहे, अब भरे पेट मर रहे हैं, या को कहा कारण आपकी? इसका कारण ये है, जिस किसी किसान को थोड़ा बड़ा खेती वाला है, उसके 2 या 4 लड़के नौकरी पे लगे हुए हैं, तो वो सारे फर्टिलाइजर ये क्या है कृषि यंत्र जो है वो सारे के सारे खरीद लेता है। ट्रैक्टर भी ले लेगा, माझा भी वो ले लेगा, कंप्यूटर माझा, और वो ये साधन संपन्न है वो किसान। क्या होता है ये रूटावेटर भी ले लेगा, वो सारी चीज़ ले लेगा, तो वो पैदा ज़्यादा लेगा। लेकिन बराबर में जो दूसरा किसान है वो छोटा किसान है, वो नहीं खरीद सकता है, वो उन लोगों से ही जुताई कराता है, तो वो पैसा इतना चढ़ जाता है उस पर, इतना चढ़ जाता है उस जुताई वाले का, मतलब कुल मिला के मशीन की वजह से किसान की जो लागत है वो बढ़ रही है, वो बढ़ रही है, लागत खर्चा बढ़ रहा है, उपज उतनी ही है, उपज उतनी है, तो वो मजबूर हो जाता है क्योंकि उसे भी अपनी बहन बेटियों की शादी करनी पड़ती है, बच्चे पढ़ाने पड़ते हैं, उसका भी खर्चा है। बच्चा आज के साथ बच्चों के संग पढ़ने जाएगा तो वो भी सोचेगा मेरा भी स्टेटस जो है इसी के बराबर होना चाहिए, नहीं तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बच्चे के दिमाग में आता है। तो बाप जो है चाहे अपना तन गिरवी रख दे लेकिन बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता है, फिर उसमें वो कर्जदार हो जाता है, और कर्जदार हो जाता है। अब गवर्नमेंट का ध्यान कहाँ है, ये मुफ्त शिक्षा कर रही है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये मुफ्त शिक्षा उन्हीं के लिए है जिनके बच्चों की तरफ कोई शिक्षक ध्यान नहीं देता है, उन विद्यालयों में पढ़ाई भी बढ़िया नहीं होती है। और देखो बड़ी बड़ी आदियों के लिए तो बड़े स्कूल हैं, और JNU में उन लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा है जो देशद्रोही हैं, जो देश को चाहने वाले हैं, उनके लिए मुफ्त नहीं है। वहाँ पर गवर्नमेंट उनकी तरफ ध्यान नहीं देती है, ध्यान भी दे तो क्या करे, वो उपद्रव करते हैं। अन्य पार्टियाँ जो उनका सहयोग करती हैं देश की शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल चकनाचूर किए देते हैं। वो पहला जो दौर था, शिक्षक बच्चों को अपने बच्चे समझता था और उन्हें ऐसी शिक्षा देता था कि ये मेरे ही बच्चे हैं, तो उस दौर में अच्छी शिक्षा मिलती थी। लेकिन आज तो शिक्षा व्यावसायिक हो गई है, बड़े बड़े स्कूल खुल गए, वो सब चाहते हैं कि हमको पैसा ज़्यादा अर्न हो जाए, शिक्षा बच्चे को कैसे भी मिले, कैसे मिले। हाँ सही है, बिल्कुल। इस वजह से किसान जो है उन स्कूलों में बच्चों को एडमिट करता है, ऊंचे पैसे खर्च करता है अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए, तो वो कर्जदार हो जाता है। जब कर्ज नहीं दे पाता है तो वो आत्महत्या ही करता है। जी पाठक जी, आपने हमसे बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।